हेलो दोस्तों, मैं निशा कुमारी आप सभी का सवेरा कहानी में स्वागत करती हूँ। यदि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम शैलजा है। मैं MBBS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। जूनियर डॉक्टर की ट्रेनिंग के लिए एक नामी जानी हॉस्पिटल में हम 4 दोस्त गए थे, इसलिए आज हम बहुत खुश थे। हमारे इतने सालों की मेहनत रंग लाई। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बिहार से थी तो लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम होती, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। हमारा हॉस्पिटल बहुत ही बड़ा था और क्यों ना हो, अपने देश का सबसे प्रसिद्ध हॉस्पिटल था। हम अपने हॉस्टल में अपना लगेज रख लंच के लिए अस्पताल के कैफेटेरिया में गए। हम चारों बैठकर लंच कर रहे थे, तभी वहाँ टीवी पर न्यूज़ चल रहा था कि 10 साल की बच्ची के साथ हैवानियत नई बात नहीं है। अपने देश में आए दिन ऐसी खबर मिलना मुझे आश्चर्य नहीं करता। आश्चर्य तो मुझे इस बात की होती है कि हम अभी भी ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम हैं। प्रोटेस्ट तो करते हैं और फिर सभी ठंडे पड़ जाते हैं। और दुख होता है उन लड़कियों के माँ बाप पर जिनकी बेटी के साथ ऐसी हैवानियत और दरिंदगी की जाती है। मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा, शैलजा, ऐसी घटनाएं सुनकर लड़की पैदा करने में डर लगता है। ना लड़की पैदा होगी और ना ही उसके साथ ऐसी दरिंदगी होगी। लड़की नहीं, लड़का पैदा करना बंद कर दो। लड़का पैदा ना हो जाए, हमें इस बात से डरनी चाहिए। किसी ने अपने सीट से उठते हुए यह बात कही। मैंने जब उसे देखा तो चेहरे पर मुस्कान के साथ साथ आंखों में विवशता भी थी ना कुछ कर पाने की। वह बोली, हाय, मेरा नाम रेणुका जोशी है। मैं भी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। वो फिर से बोलना जारी रखी, किसी को लड़की पैदा करने से नहीं डरना चाहिए। मुझे तो लगता है कि सारी समस्याओं का जड़ लड़का होता है, तो लड़का पैदा ना करो। हमेशा लड़कियों पर अंकुश क्यों लगाया जाए कि रात को बाहर ना निकलो, घर में ज़्यादा शोर मत करो, ज़्यादा किसी से बात मत करो, किसी से घुलो मिलो नहीं। जो पाबंदियाँ और अंकुश लड़कियों पर लगाई जाती है, वही पाबंदियाँ और अंकुश यदि हर माँ बाप अपने लड़कों पर लगाने लगे तो शायद समाज में कुछ सुधार हो जाए। लड़कियों को सुधारने के बजाय लड़के को सुधारने में लग जाए तो शायद ऐसा न्यूज़ हमें सुनने को ना मिले। उसकी बातें सुन हम सब सन्न हो गए थे। वह बातें बहुत तर्कसंगत करती थी। उसको उसकी बातों में हराना मुश्किल हो जाता। वह पहली नज़र में ही मुझे अपनी सी लगने लगी थी। मैंने भी उसे अपना परिचय दिया। हाय, मैं शैलजा, बिहार से हूँ। तो वह बोली, अरे वाह, मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ। उसने मुझसे पूछा, किस कमरे में रुक रही हो? तो मैंने अपना रूम नंबर 39 बताया। तो वह 38 में थी। तो कहा, चलो हॉस्टल वार्ड से बात करके एक ही रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। उसकी बातें मुझे बहुत प्रभावित करती। खुले दिमाग और अच्छे विचार की थी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई, शायद इसलिए क्योंकि हमारा कल्चर काफ़ी सेम था। मैंने पूछा, अच्छा रेणुका, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? वह बोली, मेरे पापा यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल है और मम्मी हाउसवाइफ। मुझसे और 2 छोटी बहनें हैं। भाई की उम्मीद में वो दोनों आ गई, लेकिन अच्छा ही हुआ। बहनें होती बहुत प्यारी है। एक बार जो रेणुका शुरू होती, चुप नहीं रहती, बातों की धनी थी। खुद ही जोक्स बोलती और खुद के ही जोक्स पर हंसने भी लगती। उसकी बातों का प्रभाव ऐसा था कि अपने आसपास के लोगों को भी खुश कर देती। सच, बहुत जिंदा दिल लड़की थी। मैंने कभी उसके चेहरे पर उदासी नहीं देखी। जब वो बच्चों को इंजेक्शन लगाती तो बच्चों की तरह रोने भी लगती। हम सब उसे देख हैरान हो जाते। मैंने पूछा, तू डॉक्टर कैसे बन गई? कितनी सेंसिटिव और इमोशनल हो तुम? वह बोली, हर व्यक्ति को सेंसिटिव और इमोशनल ही होना चाहिए, खासकर डॉक्टर को, क्योंकि उसे अपने मरीजों का इलाज करना रहता है। जब तक वो अपने मरीज का दुख नहीं समझेगा, वह इलाज क्या करेगा? मैंने हंसते हुए पूछा, अच्छा चल एक बात बता, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? उसने कहा, क्यों, तुम्हारा है क्या? मैंने कहा, हाँ मेरा तो है, बेंगलुरु में है। एक बार डॉक्टर बन जाओ, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। हमारी फैमिली भी रेडी है। पर तू बता, तेरी लाइफ का क्या प्लान है? वह बोली, कुछ खास नहीं यार, पहले अपनी बहनों को सेटल करूंगी, पापा खुद के लिए घर बना ले
उसके बाद ही शादी के बारे में सोचूंगी। तब तक तुम बूढ़ी हो जाओगी। वो भी झटके से जवाब दी। तो किसी बूढ़े से ही शादी कर लूंगी। उसकी बातें सुन मैं जोर से हंसने लगी। कितनी फनी है तू रेणुका। वह बोली, शैलजा, पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए लोन लिया है। माँ ने अपने जीवन भर की उम्मीदें मुझसे ही लगाई है। बहन यह सोचती है कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो उनके लिए मिसाल बनूंगी। मैं अपनी फैमिली की जड़ हूँ। पापा ने मुझे बेटी समझकर नहीं, बेटा जैसा पाला है। रिश्तेदारों ने तो शादी का मुहर लगाना चाहा। कहा कि ज्यादा बेटी को उड़ने मत दो, शादी कर दो, और भी तुम्हारी 2 बेटियां हैं। समय पर शादी करोगे तो रिटायरमेंट से पहले निभा पाओगे। लेकिन मेरे पापा ने किसी का नहीं सुना। मेरे पापा की सोच हमेशा से ही ऊंचा रहा है। वह कहते हैं कि बेटियों को उड़ने दो, बेटियां उड़ेगी तो तुम्हारा घर रोशन हो जाएगा। उन पर विश्वास रखो, उनकी क्षमता को कम मत होने दो। इसलिए मैं रिटायरमेंट से पहले पापा का हर दुख का निवारण कर सारे रिश्तेदारों का मुंह बंद कर देना चाहती हूँ। उसकी बातें मुझ में बहुत हिम्मत देती। उसके आने से मुझ में भी एक अलग ही जोश बना रहता। अपनी ड्यूटी में भी बहुत ईमानदार थी। शायद अपने पापा से ही सीखा होगा। थोड़ी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। यदि किसी से हो जाती तो बड़े प्यार से समझाती। लेकिन एक दिन वो किसी डॉक्टर के साथ बहस कर रही थी। आप यह कैसे कर सकते हैं? आपकी ऐसी लापरवाही से उस बच्ची की जान जा सकती थी। मैं थोड़ी करीब जाकर देखी तो वो हमारे सीनियर डॉक्टर आहूजा थे। वह कह रहे थे, अब तुम मुझे सिखाओगी? आई एम योर सीनियर। तुम्हें मालूम नहीं कि अपने सीनियर से बात कैसे करते हैं? तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लूंगा। वो भी बोली, सर, लापरवाही किसी से भी हो सकती है, लेकिन हम डॉक्टर हैं। हमारी लापरवाही की थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यदि यह बात आपको समझाना मेरी गलती है तो आप मेरे खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। माहौल काफी गर्म हो गया था। बात हमारे प्रिंसिपल के पास पहुंच गई। रेणुका को डॉक्टर आहूजा से लिखित में माफी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन रेणुका अपनी बात पर अड़ी रही। वह बोली, शैलजा, तुम समझ नहीं रही हो। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है यार। वह उस बच्ची को गलत इंजेक्शन दे रहे थे, और जब मैंने उन्हें टोका तो अपनी गलती मानने की बजाय मुझ पर ही चिल्ला रहे थे। मैंने उसे समझाते हुए कहा, तू समझ रेणुका, तेरे फ्यूचर की बात है। जरा सुन, माफी मांग लेने से तू छोटी नहीं हो जाएगी, लेकिन नहीं मांगी तो तेरी फैमिली तक कंप्लेंट चली जाएगी। तेरे पापा को सुनकर कितना दुख होगा। माफी मांग लेने में ही तेरी भलाई है। मेरे बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद उसने माफी मांगा, लेकिन उस दिन के बाद उसके व्यवहार में गंभीरता आ गई थी। ऐसा लगता जैसे कि वो किसी गहन चिंता में खोई हो। हमेशा अपने लैपटॉप पर ना जाने क्या सर्च करते रहती। पूछने पर कुछ बताती भी नहीं थी। कुछ दिनों से उसकी लगातार नाइट ड्यूटी लग रही थी। मुझे भी लगा कि शायद इसी की वजह से वो अपसेट में हो। उसकी लाइफ में एक अजीब सी ही भागदौड़ चल रही थी। कभी प्रिंसिपल सर से मिलना तो कभी सीएमडी से मिलने का इंतजार करना। मालूम नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। हम अपने रूम में एक दिन सोए थे। अचानक वह बेड से उठकर बैठ गई। मैंने लाइट ऑन किया और पूछा, क्या बात है रेणुका, क्या मुझे भी नहीं बताएगी? उसने जो कहा वो सुन मेरे दिमाग चकरा गए। वह बोली, शैलजा, मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ इल्लीगल काम हो रहे हैं, जैसे किडनियों का हेरा फेरी करना या उन्हें बेचना, सेक्स रैकेट, बहुत कुछ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं तुझे कैसे समझाऊँ शैलजा। रात में मेरी ड्यूटी लगती है। ड्यूटी के दौरान मैंने बहुत ही कुछ अजीब होते हुए इस हॉस्पिटल में देखा है। इसी सिलसिले में मैंने प्रिंसिपल सर से, सीएमडी साहब से, अपने जितने सीनियर डॉक्टर हैं उनसे बात किया, लेकिन सभी मुझे अपने काम से मतलब रखो कहकर अनसुना कर देते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ भी तो क्या करूँ। मैंने उससे कहा, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। तू कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। इतने सारे स्टूडेंट से एम्प्लॉय है। अरे ऐसा कुछ होता तो कोई तो देखा होता, कोई तो कुछ कहता। देख, मुझे लगता है कि तू कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। रेणुका, प्लीज़ सो जा। गुड नाइट। वह उसके साथ मेरी लास्ट कन्वर्सेशन थी। सुबह 5 बजे जब मेरी नींद टूटी तो मैंने उसे अपने बिस्तर पर नहीं पाया। मैंने सोचा शायद वॉशरूम में होगी। देखा तो वो वहाँ भी नहीं थी। बाहर निकल चारों तरफ देखने लगी, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। उसका फ़ोन भी लगातार स्विच ऑफ बताने लगा। मैं बहुत परेशान हो गई। मैं हॉस्पिटल के अंदर चली गई। सब कुछ वहाँ सामान्य लग रहा था। मैंने अस्पताल के कुछ मेंबर से भी पूछा, लेकिन ना में ही जवाब आया। अचानक
ऑडिटोरियम से किसी वार्ड बॉय के चीखने की आवाज़ आई। हम सब उस तरफ दौड़कर भागे और जो नज़ारा देखा उसे देख कलेजा मुंह में आ गया। मैं पूरी तरह से स्तब्ध हो गई थी, जैसे कि मुझे लकवा लग गई हो। मेरी चिल्लाने की सारी क्षमता मेरे सीने में दफन हो गई। उसके शरीर की जो अवस्था थी उसे देख मुझे उल्टी होने लगा। वह रेणुका थी। उसके शरीर पर एक टुकड़ा वस्त्र नहीं था। खून से पूरा फर्श सन चुका था। मुंडी टेढ़ी हो गई थी, पैर मुड़े हुए थे। जो उसकी शरीर की दुर्दशा थी उसे देख जानवर का भी रूह कांप जाता। सुबह का 6 बज चुका था। किसी को ऐसा उसे देख हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जा सके। सीएमडी को कॉल लगाया गया और सारी जानकारी दी गई। कुछ देर बाद वह वहां पहुंचते हैं और खुद ही मुंह आयना करने लगते हैं। अपने केबिन में जाकर पुलिस को कॉल करते हैं। 10-15 मिनट बाद पुलिस आती और सुबह 6 से 9 बज चुका था। तब तक क्राइम सीन से ना जाने कितनी बार छेड़खानी हो चुकी थी। मुझे वहां से दूर कर अपने रूम में भेज दिया गया था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कल तक जो रेणुका मेरे साथ थी और कल से आज तक के बीच में उसके साथ क्या से क्या हो गया। आखिर रेणुका ऑडिटोरियम में क्यों गई थी? उसने मुझे क्यों नहीं उठाया? यह सारे सवाल मेरे मन में आ रहे थे, लेकिन सच मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी मेरी फ़ोन की रिंग बजी। रेणुका के पापा का फ़ोन था। मैंने हिम्मत कर फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, शैलजा बेटी, अभी कुछ देर पहले हमें अस्पताल से फ़ोन आया था। बता रहे हैं कि बेटी कि रेणुका ने आत्महत्या कर लिया है। बेटी तुम तो उसके साथ में थी ना, बताओ ना बेटा, रेणुका ठीक है ना? उसे मजाक करने की आदत है। रात में उससे हमारी बात हुई थी। बोलते बोलते उनकी आवाज़ भारी हो गई थी। वे रो रहे थे। मैंने कहा, अंकल आप प्लीज़ यहाँ आ जाइए। लेकिन मैं हैरान थी कि रेणुका ने आत्महत्या किया है। यह कैसे कोई कह सकता है? देखकर ही साफ मालूम चलता है कि वो आत्महत्या नहीं, हत्या थी। कुछ देर बाद मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस से बुलाया गया। प्रिंसिपल बोले, शैलजा देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने कुछ नहीं देखा, इस बारे में तुम कुछ नहीं जानती हो। ऐसा ही बयान तुम्हें पुलिस को देनी है। मैं उन्हें घृणा भरी नज़रों से देख रही थी। हमारे हॉस्पिटल का रेपुटेशन का सवाल है शैलजा, और तुम्हारे फ्यूचर का भी, वरना हमें तुम्हारे खिलाफ भी एक्शन लेनी पड़ेगी। ऐसे भी रेणुका तो जा चुकी है, समझ गई तुम? उसका चाल चरित्र ठीक नहीं था। पता नहीं कितने सीनियर डॉक्टर के साथ उसका रिलेशन था। उसके बारे में मुझे कई बार कंप्लेन आ चुका था, लेकिन यह सोचकर मैंने उसे छोड़ दिया कि उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही कुछ बयान दिए जा रहे थे सीनियर्स डॉक्टर द्वारा पुलिस को। मैं उनकी ऐसी झूठी बातें सुन सोच में पड़ गई। किसी की जान की कीमत हॉस्पिटल के रेपुटेशन से बढ़कर नहीं था। रेणुका ठीक कहती है कि डॉक्टर को सेंसिटिव और इमोशनल दोनों होना चाहिए, और मुझे वैसा ही बनना था। आज रेणुका के साथ जो हुआ वह कल मेरे साथ भी हो सकता है। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस की फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई थी। सबका बयान लिया जा रहा था। रेणुका के मम्मी पापा भी पहुंच गए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो अपनी बेटी का बॉडी भी ठीक से नहीं देख पाए। आग की तरह यह खबर पूरे शहर में फैल गई। मीडिया, सोशल मीडिया, सभी पर फ्रंट लाइन खबर बन गया था। मुझे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि रेणुका अपने लैपटॉप के साथ ऑडिटोरियम क्यों गई थी। पुलिस ने स्पेशली मुझे बुलाकर अलग बयान दर्ज किया और मैंने बिना डरे एक डॉक्टर का और उससे बड़ी इंसानियत का फर्ज निभाया। लेकिन पूरा प्रशासन इस केस को आत्महत्या बताकर दबाना चाह रही थी। कोई कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं था। पुलिस ने मेरी भी बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया, लेकिन रेणुका के मम्मी पापा ने ठान लिया था कि वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाएंगे, इसलिए वो मीडिया के सामने आकर अपना बयान दिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बेटी कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकती है। आत्महत्या करने के लिए उसे ऑडिटोरियम क्यों जाना पड़ा? मेरी बेटी की हत्या की गई है, उसके साथ गलत हुआ है। वे धरने पर बैठ गए और उनकी हिम्मत को देखकर सारा शहर उनके साथ जुड़ते चला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मालूम चला, यह सुन हम सब हैरान और परेशान हो गए। उसकी ब्रूटल तरीके से गैंगरेप हुआ था। एक बार नहीं, कई बार। उसकी गर्दन को तोड़ दी गई थी। पैर पर किसी भारी लोहे से मारा गया था। डॉक्टर के भी हाथ कांप उठे थे। उसके शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि दरिंदगी की सारी हदें पार कर दिया गया था।
अब अधिकतर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी उसके इंसाफ के लिए रोड पर निकल आए। देश की अधिकतर जनसंख्या प्रोटेस्ट करने लगी। इस देश में डॉक्टर जो दूसरे को जीवन दान देते हैं, जब वही सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षित है कौन? वे दरिंदे जो किसी की जान की कीमत अपने हवस की भूख की तुलना में कुछ नहीं समझते हैं, जहां देखो बस लड़कियों पर अपना अधिकार समझते हैं। अब सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम प्रोटेस्ट तभी क्यों करते हैं जब किसी की हैवानियत किसी के साथ हद से ज़्यादा हो जाए। निर्भया कांड हुआ तभी हम रोड पर ही थे और प्रोटेस्ट करने के बाद भी मुजरिम अपनी ज़िंदगी का 7 साल अच्छे से काटकर सजा पाया। अब कलकत्ता रेप मर्डर केस एक बार फिर हमें प्रोटेस्ट करने पर मजबूर कर दिया है। हम इंसाफ की उम्मीदें भी ऐसे समाज से कर रहे हैं जो ऐसी घटनाओं का स्वयं कारण होता है, जो लड़कियों में लाख कमी निकालते हैं, उन्हें मर्यादा में रहने की सीख देते हैं, लेकिन अपने बेटे की बड़ी से बड़ी गलतियों को ऐसे भूल जाते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अपने बेटे को मर्यादा में रहने की सीख देना भूल जाते हैं, यह उसे समझाना भूल जाते हैं कि तुम जिंदगी में चाहे कुछ भी करना, लेकिन लड़कियों का सम्मान करना मत भूलना। मैं उस हर माँ बाप से गुजारिश करती हूँ कि आप अपने बच्चों को, खासकर लड़कों को, उनकी ज़िंदगी की पहली सीख यही दीजिए कि वो लड़कियों का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। और इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करना चाहिए, अपने समाज से करना चाहिए। आप एक बार सोच कर देखिए कि निर्भया की क्या गलती थी, क्या गुनाह किया था उन लड़कियों ने जिनके साथ ऐसी हैवानियत और दरिंदगी की जाती है। बच्चियों तक को नहीं छोड़ते। हमें सोचना होगा कि आखिर हम कब तक रोड पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे इंसाफ के लिए, आखिर कब तक। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।